मौत के तोहफे अध्याय 35 किंग्स क्रॉस। वो मुंह के बल लेटा हुआ खामोशी में सुन रहा था। वो बिल्कुल अकेला था, कोई नहीं था। उसे तो ये भी पूरा यकीन नहीं था कि वो खुद भी वहाँ था। एक लंबे समय के बाद, शायद तत्काल बाद ही उसे ये लगा कि उसका अस्तित्व है। वो किसी भूत या विचार की तरह अमूर्त या बिना शरीर का नहीं है, क्योंकि वो लेटा हुआ था, निश्चित रूप से किसी सतह पर था। इसका मतलब ये था कि उसकी इंद्रियां स्पर्श को महसूस कर रही थीं। इसका यह भी मतलब था कि जिस चीज़ पर वो लेटा था उसका भी अस्तित्व होगा। हैरी इस नतीजे पर पहुंचा। उसका ध्यान इस बात की तरफ गया कि वो नंगा था। चूंकि बिल्कुल अकेला था, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं हुई। हालांकि वो थोड़ा चौंक गया था। उसने सोचा कि अगर वो महसूस कर सकता है तो देख भी सकता होगा। आंखें खोलने पर उसे पता चला वो काम कर रही है। वो चमकीली धुंध में लेटा था। उसके आसपास का माहौल बादल जैसे धुएं में नहीं छिपा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बादलों का बना हो। जिस फर्श पर वो लेटा था वो सफ़ेद था, न गर्म न ठंडा। वहाँ बस एक समतल खाली चीज़ थी। वो उठकर बैठ गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। उसने चेहरा छुआ, वहाँ चश्मा नहीं था। फिर एक आवाज़ आसपास के शून्य से उसके पास पहुंची। किसी चीज़ के हल्के हल्के टकराने की आवाज़ थी, जो जूझ रही थी, फड़फड़ा रही थी, तड़प रही थी। एक करुण आवाज़ थी, थोड़ी भद्दी। उसे अप्रिय एहसास हुआ। वो किसी गोपनीय या शर्मनाक चीज़ को चुपके से सुन रहा है। उसे पहली बार इच्छा हुई कि काश वो कपड़े पहन लेता। उसके दिमाग में ये इच्छा आते ही तत्काल थोड़ी दूर पर दुशाले प्रकट हो गए। उसने पहन लिया। वो नरम, साफ और गर्म थे। ये अजीब बात थी कि वो उसकी इच्छा करते ही प्रकट हो गए थे। वो शायद एक महल था। वहाँ हर चीज़ शांत और स्थिर थी, सिवाय टकराने और सुबुकने की उन अजीब आवाज़ों के, जो धुंध में करीब से ही आ रही थी। हैरी अपनी जगह पर घूमा। आसपास का माहौल उसकी आंखों के सामने बदल गया। एक चौड़ी खुली जगह, चमकदार और साफ। हॉगवर्ट्स के बड़े हॉल से भी ज़्यादा बड़ा हॉल। ये बिल्कुल खाली था। वो इकलौता व्यक्ति था। तभी वो चिढ़ गया। उसे एक चीज़ दिखाई दी जो आवाज़ें कर रही थी। बच्चे जैसा एक छोटा प्राणी ज़मीन पर बिना कपड़ों के लेटा था। उसकी चमड़ी रूखी और पपड़ीदार थी। ये प्राणी उस सीट के नीचे पड़ा पड़ा कांप रहा था जहाँ इसे छोड़ दिया गया था। इसे कोई नहीं चाहता था और इसे कोई चोरी से छोड़ गया था। ये सांस लेने के लिए जूझ रहा था। हैरी को डर लगा। हालांकि प्राणी कमज़ोर और छोटा था, घायल था, लेकिन हैरी उसके पास नहीं जाना चाहता था। जल्दी ही वो उसके इतने करीब पहुंच गया कि इसे छू सके, लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो खुद को डरपोक समझ रहा था। उसे इस प्राणी को तसल्ली देनी चाहिए थी, लेकिन इससे उसे नफरत हुई। तुम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। उसने पलट कर देखा। एल्बस डम्बलडोर उसकी तरफ आ रहे थे। वो उमंग से तनकर चल रहे थे। उन्होंने नीले दुशाले पहन रखे थे। हैरी, हैरी! उन्होंने अपनी बाहें फैलाई। उनके दोनों हाथ सफ़ेद और सही सलामत थे। अद्भुत लड़के, बहादुर बहादुर आदमी। चलो घूमते हैं। हैरान हैरी डम्बलडोर के पीछे चल दिया। वो पपड़ीदार प्राणी से दूर जाने लगे। डम्बलडोर उसे ऊंची चमकती छत के नीचे 2 सीटों की तरफ ले गए, जिनकी तरफ हैरी का ध्यान पहले नहीं गया था। डम्बलडोर उनमें से एक पर बैठ गए। हैरी दूसरी तरफ बैठकर अपने पुराने हेडमास्टर का चेहरा घूरने लगा। डम्बलडोर के लंबे बाल, सफ़ेद बाल, दाढ़ी, जैसा पहले था वैसा ही सब कुछ था। हर चीज़ वैसी ही थी जैसी उसे याद थी, लेकिन फिर भी। लेकिन आप तो मर चुके हैं। ओह हाँ, तो क्या मैं भी मर चुका हूँ? ओह, डम्बलडोर ने कहा। वो ज़्यादा खुलकर मुस्कुरा रहे थे। यही तो सवाल है ना? कुल मिलाकर प्यारे बच्चे, मुझे लगता है नहीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा। डम्बलडोर अब भी मुस्कुरा रहे थे। नहीं? हैरी ने दोहराया। नहीं, डम्बलडोर बोले। लेकिन हैरी ने अपना हाथ बिजली के निशान की तरह उठाया। वहाँ निशान नहीं था। लेकिन मुझे तो मर जाना चाहिए था। मैंने खुद को नहीं बचाया था। मैं चाहता था कि वो मुझे मार डाले। डम्बलडोर ने कहा। मैं सोचता हूँ इसी से सारा फर्क पड़ता है। खुशी रोशनी की तरह, आग की तरह डम्बलडोर से प्रवाहित हो रही थी। हैरी ने उन्हें पहले कभी इतना संतुष्ट नहीं देखा था। समझाएं? हैरी ने कहा। लेकिन तुम पहले से ही जानते हो, डम्बलडोर ने अपने अंगूठे आपस में सटकाते हुए कहा। मैंने उसे खुद को मारने दिया है ना? तुमने ऐसा ही किया। आगे कहो। तो उसकी आत्मा का जो हिस्सा मुझ में था। डम्बलडोर ने और भी उत्साह से सिर हिलाया। हैरी को आगे बोलने के लिए प्रेरित किया। क्या वो हिस्सा चला गया है? ओह हाँ, उसने इसे नष्ट कर दिया है। हैरी, तुम्हारी आत्मा समूची है और अब भी वो तुम्हारी है। लेकिन फिर? हैरी ने अपने कंधे के पीछे देखा, जहाँ घायल छोटा प्राणी कुर्सी के नीचे कांप रहा था। वो क्या है प्रोफेसर? एक ऐसी चीज़ जो हम दोनों की मदद से परे है। लेकिन अगर वोल्डेमॉर्ट ने मारक शाप का इस्तेमाल किया था और इस बार मेरी मदद के लिए कोई नहीं था, तो मैं जिंदा कैसे हूँ?
मुझे लगता है तुम जानते हो। याद करो उसने अपने अज्ञान में, लालच में, क्रूरता में क्या किया था। हैरी ने सोचते हुए अपने आसपास के माहौल पर नजर डाली। जहां वो बैठे थे वहां सचमुच किसी महल जैसा लग रहा था। हालांकि वो अजीब था क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर कुर्सियां कतार में लगी थीं और रेलिंग भी थी। वहां हैरी, डंबलडोर और कुर्सी के नीचे पड़े सुबकते प्राणी के सिवाय कोई नहीं था। फिर जवाब उसके होंठों तक आसानी से बिना किसी कोशिश के आ गया। हैरी ने कहा, उसने मेरा खून लिया था। बिल्कुल, उसने तुम्हारा खून लिया था और उससे अपना शरीर बनाया था। तुम्हारा खून उसकी रगों में बह रहा था हैरी। लिली की सुरक्षा तुम दोनों के भीतर थी। वोल्डेमॉर्ट ने यह इंतजाम कर दिया था कि उसके जिंदा रहने तक तुम भी जिंदा रहो। मैं जिंदा रहूं जब तक वो जिंदा रहे? लेकिन मैंने तो सोचा था कि मामला उल्टा है। मैंने तो सोचा था कि हम दोनों को मरना होगा या फिर एक ही बात है। दर्द से कराहते प्राणी के सुबकने और हाथ पटकने से उसका ध्यान भटक गया। आपको यकीन है हम कुछ नहीं कर सकते? कोई मदद संभव नहीं है। तो फिर और ज्यादा स्पष्ट करें। डंबलडोर मुस्कुराए। तुम 7वें होर्क्रक्स थे, वो होर्क्रक्स जिसे वो बनाना नहीं चाहता था। उसने अपनी आत्मा को इतना अस्थिर कर दिया कि जब तुम्हारे माता पिता की हत्या करने और छोटे से बच्चे की जान लेने की घिनौनी कोशिश करने का उसने जघन्य अपराध किया तो वो टूट कर अलग हो गई। लेकिन उसकी आत्मा का जितना हिस्सा उस कमरे में आया था उतना बाहर नहीं गया। हालांकि वो ये बात नहीं जानता था। वो अपने पीछे तुम्हारे शरीर के अलावा भी कुछ छोड़ कर गया था। उसकी आत्मा का टुकड़ा तुमसे जुड़ गया था, वो संभावित शिकार जो बच गया था। लेकिन उसका ज्ञान दुखद रूप से अधूरा था हैरी। वोल्डेमॉर्ट ने जिसे कभी महत्वपूर्ण नहीं माना, उसे समझने की कोशिश नहीं की। घरेलू जिन्नों और बच्चों की कहानियों, प्रेम, वफादारी या मासूमियत के बारे में वोल्डेमॉर्ट कुछ नहीं जानता और कुछ नहीं समझता, कुछ भी नहीं। इन सब में उसकी शक्ति से परे भी कोई शक्ति है, जादू की पहुंच से परे भी कोई शक्ति है। इस सच्चाई को वो कभी समझ नहीं पाया। उसने तुम्हारा खून इस विश्वास से लिया कि वो शक्तिशाली बन जाएगा। उसने अपने शरीर में उस जादू का छोटा सा हिस्सा ले लिया जो तुम्हारी माँ के बलिदान के कारण तुम्हारी सुरक्षा कर रहा था। उसके शरीर में लिली का बलिदान जिंदा रहता और जब तक सम्मोहन बरकरार रहता तब तक तुम भी जिंदा रहते और वोल्डेमॉर्ट की आखिरी उम्मीद भी बाकी रहती। डंबलडोर हैरी को देखकर मुस्कुराए। और आप ये बात जानते थे? आप हमेशा से जानते थे? मैंने अंदाज़ा लगाया था, लेकिन आमतौर पर मेरे अंदाजे सही होते हैं। वो दोनों खामोशी से बैठे रहे। पीछे का प्राणी लगातार कांपता और सुबकता रहा। इसमें और भी कुछ है? मेरी छड़ी ने उसकी उधार वाली छड़ी को क्यों तोड़ दिया, उसके बारे में मुझे पक्का नहीं पता। तो फिर अंदाज़ा ही बताएं, हैरी ने कहा। डंबलडोर हंस दिए। हैरी, तुम्हें समझना होगा, तुम और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जादू की ऐसी सरहदों पर पहुंच गए हो जो अनजान और परिचित है। यह अभूतपूर्व है। इसलिए मुझे ये लगता है कि कोई भी छड़ी साज इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था या वोल्डेमॉर्ट को नहीं बता सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि हुआ ये होगा, जैसा कि तुम जानते हो, इंसानी शरीर वापस पाते समय अनजाने ही लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने तुम दोनों के बीच के बंधन को दुगना कर दिया था। वो नहीं जानता था कि उसकी आत्मा का एक टुकड़ा तुम्हारे साथ जुड़ा है। उसने खुद को शक्तिशाली बनाने के इरादे से तुम्हारी माँ की बलिदान का एक अंश अपने भीतर ले लिया। अगर वो इस बलिदान की जबरदस्त शक्ति को समझता तो वो शायद तुम्हारे खून को छूने की हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन अगर वो समझ सकता तो वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट नहीं होता, वो किसी की हत्या नहीं करता। इस दो तरफा संबंध को सुनिश्चित होने के बाद तुम दोनों की किस्मत एक साथ गुथ गई, जो आज तक इतिहास में कभी दो जादूगरों के साथ नहीं हुआ है। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट एक ऐसी छड़ी से तुम पर हमला करने गया जिसका मूल तत्व तुम्हारी छड़ी के मूल तत्व का जुड़वा था। जैसा कि हम जानते हैं, इसकी वजह से बहुत सी अजीब घटना हुई। दोनों मूल तत्वों ने ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया की जिसकी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने कभी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि वो जानता ही नहीं था तुम्हारी और उसकी छड़ी जुड़वा है। हैरी, उस रात वो तुमसे ज्यादा डरा हुआ था। तुमने तो मौत की संभावना को स्वीकार कर लिया था, यहाँ तक कि उसे गले भी लगा लिया था। ये एक ऐसी चीज थी जो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कभी नहीं कर सकता था। तुम्हारी हिम्मत जीत गई। तुम्हारी छड़ी ने उसकी छड़ी को हरा दिया और ऐसा करते समय दोनों छड़ियों के बीच ऐसा कुछ हुआ जो उनके मालिकों के आपसी संबंध को दर्शाता था। मेरा मानना है उस रात तुम्हारी छड़ी ने वोल्डेमॉर्ट की छड़ी की कुछ शक्तियां और गुण ले लिए, जिसका मतलब ये था कि इसमें थोड़ा सा वोल्डेमॉर्ट खुद आ गया। यही वजह है कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा था तो तुम्हारी छड़ी ने उसे पहचान लिया। छड़ी ने पहचान लिया कि वो परिचित और कट्टर दुश्मन है। इसके बाद तुम्हारी छड़ी ने उसी जादू का इस्तेमाल उस पर किया। वो जादू इतना सशक्त था कि लूसियस की छड़ी ने इससे पहले कभी नहीं किया था। तुम्हारी छड़ी में तुम्हारे प्रबल साहस और वोल्डेमॉर्ट की घातक योग्यताएं थीं, शक्तियां थीं। लूसियस मेलफॉय की छड़ी के पास बचने का मौका नहीं था। लेकिन अगर मेरी छड़ी इतनी शक्तिशाली थी तो हरमाइनी ने उसे कैसे तोड़ दिया? मेरे प्यारे लड़के,
उस छड़ी के उल्लेखनीय परिणाम सिर्फ वोल्डेमार्ट के मामले तक सीमित थे, जिसने जादू के सबसे गहरे नियमों के साथ गलत ढंग से छेड़छाड़ की थी। सिर्फ उसके लिए ही वो छड़ी असामान्य रूप से शक्तिशाली थी, वरना तो वो बाकी छड़ियों जैसी ही थी। हालांकि मुझे यकीन था कि ये अच्छी थी। हैरी लंबे समय तक विचारों में डूबा रहा। यहाँ पर समय जैसी चीज़ों के बारे में पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल था। उसने मुझे आपकी छड़ी से मारा, वो तुम्हें मेरी छड़ी से नहीं मार पाया। डंबलडोर ने हैरी की बात सही की। मुझे लगता है हम इस बात पर सहमत हैं कि तुम मरे नहीं हो। हालांकि जाहिर है, उन्होंने आगे कहा, जैसे उन्हें डर हो कि उन्होंने गलत बात कह दी है। मैं तुम्हारे कष्टों को कम नहीं आंक रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर थे। मैं इस वक्त बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हैरी ने अपने साफ बेदाग हाथों को देखते हुए कहा, हम कहाँ हैं? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। डंबलडोर ने चारों तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? जब डंबलडोर ने ये पूछा तो हैरी को पता नहीं था। बहरहाल उसने ये पाया कि उसके पास जवाब तैयार था। हैरी ने धीरे से कहा, ये तो किंग्स क्रॉस स्टेशन जैसा लगता है, पर कितना है कि ये बहुत ज़्यादा साफ और खाली है, और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कोई ट्रेन नहीं है। किंग्स क्रॉस स्टेशन? अच्छा, सचमुच? डंबलडोर हंस रहे थे। तो आपके हिसाब से हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चे, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। ये तो तुम्हारी पार्टी है। हैरी को पता नहीं था इस बात का क्या मतलब है। डंबलडोर उसे गुस्सा दिला रहे थे। उसने उनकी तरफ घूरा, फिर उसे याद आया कि उसे वर्तमान जगह का पता लगाने से भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल पूछने हैं। मौत के तोहफे, उसने कहा, और ये देखकर खुश हुआ कि इन शब्दों से डंबलडोर के चेहरे की मुस्कान उड़ गई। ओह हाँ। तो हैरी जब डंबलडोर से मिला था तब से पहली बार वो बूढ़े की बजाय युवा दिख रहे थे। पल भर के लिए तो वो उसे उस छोटे बच्चे जैसे लगे जिसे गलती करते हुए पकड़ लिया गया हो। क्या तुम इस बात के लिए मुझे माफ़ कर सकते हो कि मैंने तुम पर पूरा भरोसा नहीं किया था? मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई थी। मुझे डर था कि मेरी तरह तुम नाकामयाब हो जाओगे। अब मैं जान गया हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे आदमी हो, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। आप किस बारे में बोल रहे हैं? हैरी ने डंबलडोर के बोलने के अंदाज और उनकी आंखों के आंसुओं से हैरान होकर कहा, मौत के तोहफे, हताश व्यक्ति का सपना। वो असली है, असली और ख़तरनाक, मूर्खों के लिए लालच का जाल। और मैं कितना मूर्ख था, क्योंकि तुम जानते हो, है ना? अब तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तुम सब कुछ जानते हो। मैं क्या जानता हूँ? डंबलडोर ने अपना पूरा शरीर हैरी की तरफ घुमाया। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मौत का मालिक हैरी, मौत का मालिक। क्या मैं वोल्डेमार्ट से ज़्यादा अच्छा था? जाहिर है, आप ये बात सोच भी कैसे सकते हैं? आपने कभी किसी को नहीं मारा है, जबकि आपके पास विकल्प मौजूद थे। सच है, सच है, डंबलडोर ने कहा। इस वक्त वो तसल्ली चाहने वाले बच्चे की तरह दिख रहे थे। फिर भी मैंने मौत को जीतने का एक तरीका खोजना चाहा, हैरी। उस तरीके से नहीं जिस तरीके से उसने किया, हॉर्क्रक्स से नहीं, मौत के तोहफे से। डंबलडोर बुदबुदाए। खामोशी छा गई। उनके पीछे का प्राणी सुबक रहा था, लेकिन हैरी ने पलट कर नहीं देखा। ग्रिंडेलवाल्ड भी उनकी तलाश कर रहा था। उसने पूछा। डंबलडोर ने एक पल के लिए आंखें बंद की, सिर हिला दिया। सबसे बढ़कर इसी बात ने हम दोनों को एक दूसरे की ओर खींचा था। दो चतुर घमंडी लड़के जिनकी लालसा एक ही थी। तुमने अंदाजा लगाया होगा कि वो गॉड्रिक्स हॉलो क्यों आना चाहता था, क्योंकि वहीं पर इग्नोटस पेवरेल की कब्र थी। वो उस जगह को अच्छी तरह खोजना चाहता था जहाँ तीसरा भाई मरा था। तो ये सच है? वो कहानी, पेवरेल भाई, कहानी में 3 भाई थे वो। हाँ, मुझे लगता है वो वीरान रास्ते में मौत से मिले थे। इस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा संभावना में ये लगता है कि पेवरेल भाई बहुत प्रतिभाशाली और ख़तरनाक जादूगर थे। उन्होंने अपने जादू से इन शक्तिशाली वस्तुओं को उत्पन्न किया था। मुझे लगता है कि इनके बारे में मौत के तोहफे की कहानी किंवदंती के रूप में गढ़ ली गई है। जैसा कि तुम जानते हो, चोगा सदियों तक पिता से बेटे, माता से बेटी तक हस्तांतरित होता आया था। इस वक्त ये चोगा इग्नोटस के आखिरी जीवित वंशज के पास है, जो इग्नोटस की तरह ही गॉड्रिक्स हॉलो में पैदा हुआ था। डंबलडोर हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराए। मैं? हाँ, तुम। मैं जानता हूँ तुमने अंदाज़ा लगा लिया होगा। जिस रात तुम्हारे माता पिता मरे थे, उस रात को ये चोगा मेरे पास क्यों था? जेम्स ने वो चोगा मुझे कुछ दिन पहले दिखाया था। स्पष्ट हो गया कि स्कूल में उसकी ज़्यादातर गलत हरकतें पकड़ में क्यों नहीं आई थी। मैं जो देख रहा था उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उसकी जांच करने के लिए कुछ समय के लिए उससे मांगा था। मैंने मौत के तीनों तोहफों को एक साथ करने का अपना सपना काफ़ी पहले छोड़ दिया था, लेकिन मैं उसे करीब से देखने का लोभ नहीं छोड़ पाया था। मैंने ऐसा चोगा पहले कभी नहीं देखा था, बहुत ही पुराना, हर तरह से आदर्श। फिर तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, मेरे पास 2 मौत के तोहफे हो गए थे।
उनके बोलने का अंदाज असहनीय रूप से कटु था। चोगे से उन्हें बचने में मदद नहीं मिलती? हैरी ने जल्दी से कहा। वोल्डेमॉर्ट जानता था मेरे मम्मी डैडी कहाँ छिपे हैं। चोगा उन्हें शाप से नहीं बचा पाता। सच है, सच है, डंबलडोर ने आह भरते हुए कहा। हैरी ने इंतजार किया। डंबलडोर कुछ नहीं बोले। हैरी ने उन्हें उकसाया। तो जब तक ये चोगा आपको दिखा आप मौत के तोहफों की तलाश छोड़ चुके थे। ओह हाँ, ऐसा लग रहा था कि वो मजबूरी में हैरी से निगाहें मिला रहे। तुम मुझसे उससे ज़्यादा नफरत नहीं कर सकते जितनी कि मैं खुद से करता हूँ। लेकिन मैं आपसे नफरत नहीं करता। तो तुम्हें करनी चाहिए। उन्होंने गहरी सांस ली। तुम मेरी बहन की बीमारी का रहस्य जानते हो। ये भी जानते हो कि उन मगलुओं ने क्या किया था और वो क्या बन गई थी। तुम जानते हो मेरे पिता ने बदला लेना चाहा, उसकी कीमत चुकाते हुए अज़्काबान में मर गए। तुम जानते हो एरियाना की देखभाल के दौरान मेरी माँ भी चली गई। मैं इससे चिढ़ता था हैरी। डंबलडोर ने इसे स्पष्टता से ठंडे स्वर में कह दिया। अब वो हैरी के सिर के ऊपर कहीं दूर देख रहे थे। मैं प्रतिभाशाली था, चतुर था, मैं नाम कमाना चाहता था, मैं शोहरत पाना चाहता था, मैं जिम्मेदारियों से बचना चाहता था। मुझे गलत मत समझो, डंबलडोर ने दर्द भरे भाव से कहा, जिससे वो दोबारा बूढ़े दिखने लगे। मैं उनसे प्यार करता था। मैं अपने माता पिता से प्यार करता था, मैं अपने भाई बहन से प्यार करता था, लेकिन मैं स्वार्थी था हैरी। तुम तो बहुत ही निस्वार्थ हो, इसलिए तुम ये कल्पना नहीं कर सकते हो मैं कितना स्वार्थी था। जब मेरी माँ मर गई और मेरी बीमार बहन और आवारा भाई की जिम्मेदारी आ गई तो मैं गुस्से और कटुता के साथ अपने गांव लौटा। सोचा मैं फंस गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। और फिर जाहिर है वो आ गया। डंबलडोर दोबारा हैरी की आंखों में देखने लगे। ग्रिंडेलवाल्ड, हैरी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते उसके विचार किस तरह मुझ पर हावी हो गए, मुझे सम्मोहित करने लगे। हम शक्ति से मगलुओं को अपने अधीन कर लेंगे, जादूगर जाति विजेता होगी। ग्रिंडेलवाल्ड और मैं इस क्रांति के मशहूर युवा नायक होंगे। ओह, मेरे मन में कुछ नैतिक शंकाएं थीं। ये सब बहुसंख्यक लोगों की भलाई के लिए होगा और जो भी नुकसान होगा जादूगरों को उससे 100 गुना ज़्यादा फायदा होगा। क्या मैं अपने दिल से गैलेट ग्रिंडेलवाल्ड की हकीकत जानता था? मुझे लगता है मैं जानता था, लेकिन मैंने अपनी आंखें मूंद ली थी। और हमारी योजनाओं के केंद्र थे मौत के तोहफे। उन्होंने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया था, हम दोनों पर जादू कर दिया था। अजय छड़ी, वो हथियार जो हमें सत्ता दिलवाएगा, पुनर्जीवन पत्थर। उसके लिए इसका मतलब सजीव लाशों की सेना तैयार करना था। हालांकि मैंने ये बात नहीं जानने का नाटक किया। मेरे लिए इसका मतलब मेरे माता पिता को वापस धरती पर लाना था, ताकि मेरे कंधों से जिम्मेदारी का बोझ हट जाए। और वो अदृश्य चोगा। हैरी, न जाने क्यों हमने चोगे के बारे में कभी ज़्यादा बात ही नहीं की। हम दोनों ही चोगे के बिना खुद को ज़्यादा अच्छी तरह छिपा सकते थे। जाहिर है चोगे का सच्चा जादू ये है कि इसका प्रयोग मालिक के साथ साथ दूसरों को छिपाने और उनकी रक्षा करने के लिए किया जा सकता था। मैंने सोचा ये चोगा यदि हमें मिल गया तो एरियाना को छिपाने के काम आएगा। हालांकि चोगे में हमारी दिलचस्पी मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि इससे मौत के तोहफों की तिकड़ी पूरी होती थी और ऐसी मान्यता थी कि जो व्यक्ति इन तीनों चीज़ों का मालिक बनेगा वो मौत को जीत लेगा। इसका मतलब हमने निकाला था कि वो व्यक्ति अजेय बन जाएगा। मौत की अजेय मालिक ग्रिंडेलवाल्ड और डंबलडोर। 2 महीने का पागलपन, क्रूर सपने और मेरे परिवार के दोनों बचे सदस्यों की उपेक्षा। और फिर तुम जानते हो क्या हुआ। सच्चाई मेरे भाई के रूप में आई, जो सामान्य, औसत लेकिन बहुत प्रशंसनीय इंसान है। वो जिन सच्चाइयों को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था उन्हें मैं सुनना भी नहीं चाहता था। मैं ये नहीं सुनना चाहता था कि मैं एक कमज़ोर और दिमागी रूप से अस्थिर बहन को साथ लेकर मौत के तोहफों की तलाश करने नहीं जा सकता। बहस झगड़े में बदल गई। ग्रिंडेलवाल्ड ने संयम खो दिया। मैं उसके भीतर की जिस क्रूरता को अनदेखा करने का नाटक कर रहा था वो भयंकर तरीके से सामने आई। मेरी माँ की तमाम देखभाल और सावधानी के बाद एरियाना मर गई। डंबलडोर ने हल्के से आह भरी और रोने लगे। हैरी ने हाथ बढ़ाया, उसे जानकर खुशी हुई वो उन्हें छू सकता है। उसने उनकी बाँह कसकर पकड़ ली और डंबलडोर ने धीरे धीरे खुद पर काबू पा लिया। तो ग्रिंडेलवाल्ड भाग गया। जैसा कि मेरे अलावा कोई भी भविष्यवाणी कर सकता था, वो गायब हो गया। शक्ति हासिल करने और मगलुओं को यातना देने की अपनी योजनाओं के साथ वो भाग गया। मौत के तोहफों के अपने सपनों के साथ, जिनमें मैंने उसका उत्साह बढ़ाया था, उसकी मदद मांगी थी। वो भाग गया। मैं अपनी बहन को दफन करने के लिए पीछे रह गया। अपराध बोध, भयंकर दुख और शर्म। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली जिसकी कीमत चुकाई। बरसों गुजर गए। ग्रिंडेलवाल्ड के बारे में बहुत सी अफवाहें उड़ रही थीं।
लोग कहते थे उसने असीमित शक्ति वाली एक छड़ी हासिल कर ली है। इस दौरान मेरे सामने एक बार नहीं कई बार जादू मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा गया। जाहिर है मैंने इनकार किया। मैं सीख चुका था कि शक्ति के मामले में मैं भरोसे के काबिल नहीं हूँ। लेकिन आप फजी आइसक्रीम की ओर से ज़्यादा अच्छे रहते, बहुत ज़्यादा। क्या सचमुच? डंबलडोर ने भारीपन से कहा। मुझे इतना यकीन नहीं है। बहुत छोटी उम्र में मैं ये साबित कर चुका था कि शक्ति मेरी कमज़ोरी या मेरा प्रलोभन थी। एक अजीब बात है हैरी, लेकिन शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त वो लोग हैं जिन्होंने इसे कभी चाहा ही नहीं। तुम्हारी तरह के लोग, जिन पर लीडरशिप थोपी जाती है और जो मजबूरी में बोझ उठाते हैं। उन्हें ये जानकर हैरानी होती है कि वो इससे सबसे अच्छी तरह उठा सकते हैं। मैं हॉगवर्ट्स में ज़्यादा सुरक्षित था। मुझे लगता था कि मैं एक अच्छा टीचर था। आप सबसे अच्छे थे। धन्यवाद हैरी। लेकिन जब मैंने खुद को युवा जादूगरों को प्रशिक्षण देने में व्यस्त कर लिया था, तब ग्रिंडेलवाल्ड जादूगरों की सेना इकट्ठी करने में जुटा था। लोग कहते हैं कि वो मुझसे डरता था और शायद ये सच हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उससे ज़्यादा डरता था। मौत से नहीं हैरी, डंबलडोर ने हैरी की सवालिया निगाह के जवाब में कहा। इसलिए नहीं कि वो जादू में मेरे साथ क्या कर सकता था। मैं जानता था कि हमारे बीच बराबरी का मुकाबला है। शायद मैं उससे थोड़ा ज़्यादा निपुण था। मैं तो सच्चाई से डर रहा था। देखो, मैं कभी जान नहीं पाया कि उस आखिरी भयंकर लड़ाई में हम में से वो शाप किसने दिया जिससे मेरी बहन की मौत हुई। तो मुझे डरपोक कह सकते हो। मैं डरपोक ही था हैरी। मुझे सारी चीज़ों से परे ये जानने का डर था कि कहीं मैंने ही तो अपनी बहन को नहीं मारा था। अपने घमंड और मूर्खता से नहीं, बल्कि कहीं मैंने ही तो दरअसल वो वार नहीं किया था जिसने उसकी जान ली थी। मैं सोचता हूँ कि वो ये बात जानता था। मुझे लगता है वो ये जानता था कि मुझे किस बात से डर है। मैं उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने को टालता रहा जब तक कि आखिरकार टालना शर्मनाक नहीं हो गया। लोग मर रहे थे, वो रोके नहीं रुक रहा था और मुझे कोशिश करनी ही थी। तुम जानते ही हो इसके बाद क्या हुआ। मैंने द्वंद्व युद्ध जीत लिया, मैंने छड़ी जीत ली। एक और खामोशी छा गई। हैरी ने ये नहीं पूछा कि डंबलडोर को क्या ये कभी पता चला कि एरियाना को किसने मारा था। वो जानना भी नहीं चाहता था। ये तो और भी नहीं जानना चाहता था कि डंबलडोर उसे ये बताएं। आखिरकार वो जान गया था कि शहीवाग के दर्पण में डंबलडोर ने क्या देखा होगा। डंबलडोर दर्पण के बारे में हैरी के आकर्षण को क्यों समझते थे। वो काफ़ी देर तक खामोशी में बैठे रहे। पीछे के प्राणी के सुबकने से अब हैरी ज़रा भी विचलित नहीं हो रहा था। आखिर वो बोला, ग्रिंडेलवाल्ड ने वोल्डेमॉर्ट को छड़ी के पीछे जाने से रोका था। उसने झूठ बोला था। ये नाटक किया था कि छड़ी उसके पास कभी थी ही नहीं। डंबलडोर ने सिर हिलाते हुए अपनी गोद की तरफ देखा। उनकी मुड़ी हुई नाक पर अब भी आंसू चमक रहे थे। लोग कहते हैं कि बाद के सालों में नरमनगार्ड में अकेले रहते समय उसे पछतावा हुआ था। मुझे उम्मीद है कि ये सच होगा। मैं ये सोचना चाहूँगा कि उसे अपनी कारगुजारियों पर दहशत और शर्म महसूस हुई थी। शायद वोल्डेमॉर्ट से बोला गया झूठ अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश थी। वोल्डेमॉर्ट को मौत के तोहफों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश थी, या शायद आपकी कब्र तोड़ने से रोकने की कोशिश थी, हैरी ने सुझाव दिया। डंबलडोर ने अपनी आंखें पोंछ ली। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद हैरी बोला, आपने पुनर्जीवन पत्थर का प्रयोग करने की कोशिश की थी। डंबलडोर ने सिर हिलाया। ये मुझे बरसों बाद गॉन्ट परिवार के खंडहर मकान में दफन मिला। मौत के इसी तोहफे को हासिल करने की मुझे सबसे ज़्यादा तमन्ना थी। हालांकि युवावस्था में मैं इसे बिल्कुल अलग कारणों से हासिल करना चाहता था। इसे देखते ही मेरा दिमाग घूम गया। मैं बिल्कुल भूल गया कि ये एक होरक्रक्स है, इसलिए अंगूठी में निश्चित रूप से शाप होगा। मैंने अंगूठी उठाकर पहन ली। पल भर के लिए सोचा कि मैं एरियाना और अपने माता पिता को देख सकूंगा, उन्हें बता सकूंगा कि मैं कितना ज़्यादा दुखी था। मैं मूर्ख था हैरी। इतने साल बाद भी मैंने कुछ नहीं सीखा था। मैं मौत के तोहफों को इकट्ठा करने के काबिल नहीं था। मैंने ये बार बार साबित किया था और ये अंतिम सबूत था। क्यों? ये स्वाभाविक था। आप अपने परिवार को दोबारा देखना चाहते थे, इसमें क्या गलत था? शायद करोड़ों में से एक आदमी ही मौत के तोहफों को दोबारा इकट्ठा कर सकता था हैरी। मैं उनमें से सबसे तुच्छ वस्तु को पाने के काबिल था, जो सबसे कम असाधारण थी।
मैं सिर्फ अजय छड़ी का मालिक बनने के काबिल था जब तक कि मैं इसके बारे में डींगी ना हाँकूं और इससे किसी की जान ना लूं। मुझे इसका इस्तेमाल करने की अनुमति इसलिए दी गई थी क्योंकि मैंने इसे कभी अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों को बचाने के लिए हासिल किया था। चोगा मैंने सिर्फ दिलचस्पी के लिए लिया था, इसलिए ये मेरे लिए कभी उस तरह काम नहीं कर सकता था जिस तरह इसने तुम्हारे लिए किया था, अपने सच्चे मालिक के लिए। पत्थर का उपयोग मैंने तुम्हारी तरह बलिदान के लिए नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में शांति से रह रहे लोगों को वापस बुलाने के लिए किया होता। तुम ही मौत के तोहफों के सबसे उपयुक्त मालिक हो। डंबलडोर ने हैरी का हाथ थपथपाया और हैरी उनकी तरफ देखकर हंस दिया। वो खुद को नहीं रोक पाया। आपने इसे इतना मुश्किल क्यों बनाया? डंबलडोर की मुस्कान थिरकी। हैरी, मुझे मिस ग्रेंजर पर भरोसा था, वो तुम्हें धीमा कर देंगी। मुझे डर था तुम्हारा गर्म दिमाग तुम्हारे अच्छे दिल पर हावी हो जाएगा। मैं डर रहा था कि अगर इन ललचाने वाली वस्तुओं के बारे में मैं तुम्हें सीधे सच्चाई बता दूंगा तो तुम मेरी तरह मौत के तोहफों के पीछे पड़ जाओगे, गलत समय पर गलत कारणों से। मैं चाहता था कि वो तुम्हें मिलें तो सुरक्षित तरीके से। तुम मौत के सच्चे मालिक थे, क्योंकि सच्चा मालिक मौत से भागना नहीं चाहता। वो स्वीकार करता है कि उसे मरना होगा। वो समझता है कि दुनिया में मरने से भी बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हैं। और वोल्डेमॉर्ट को मौत के तोहफों के बारे में कभी पता नहीं चला। मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो पुनर्जीवन पत्थर को नहीं पहचान पाया। उसने इसे होरक्रक्स बना दिया। लेकिन हैरी, अगर उसे इनके बारे में पता होता तब भी शायद उसकी दिलचस्पी पहले तोहफे के अलावा किसी और में नहीं रहती। वोल्डेमॉर्ट को चोगे की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, और जहाँ तक पत्थर का सवाल है, वो मौत के मुंह से किसे वापस बुलाना चाहता। उसे मुर्दा लोगों से डर लगता था। वो प्यार नहीं करता है, लेकिन आपको ये उम्मीद थी कि वो छड़ी हासिल करना चाहेगा। जब लिटिल हैंगल्टन के कब्रिस्तान में तुम्हारी छड़ी ने वोल्डेमॉर्ट की छड़ी को हरा दिया था, तब मुझे यकीन हो गया था वो इसकी कोशिश करेगा। पहले तो उसे डर था कि तुम बेहतर योग्यता के कारण उससे जीत गए हो, लेकिन ओलिवेंडर का अपहरण करने के बाद उसे जुड़वा मूल तत्वों के बारे में पता चल गया। उसने सोचा किसी दूसरी छड़ी के इस्तेमाल से काम बनेगा, लेकिन उधार की छड़ी तुम पर नाकाम रही। यहाँ वोल्डेमॉर्ट ने खुद से नहीं पूछा कि तुम में ऐसा कौन सा गुण है जो तुम्हारी छड़ी को इतना सशक्त बनाता है। तुम में ऐसी कौन सी प्रतिभा है जो उसमें नहीं है। इसके बजाय वो उस ताकतवर छड़ी को खोजने चल दिया जो लोगों के अनुसार हर छड़ी को हरा देती है। अजय छड़ी का मालिक बनना उसके लिए जुनून था, जो तुम्हें मारने के उसके जुनून के बराबर ही था। उसे यकीन है कि अजय छड़ी उसकी आखिरी कमजोरी को ख़त्म कर देती और उसे सचमुच अजय बना देती। बेचारा सेवरस। अगर आपने स्नैप के साथ मौत की योजना बनाई थी तो आप चाहते थे कि अजय छड़ी स्नैप के पास ना पहुँचे, है ना? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, ये मेरा इरादा था, डंबलडोर ने कहा, लेकिन ये मेरे मनचाहे तरीके से नहीं हो पाया, है ना? नहीं, ये नहीं हो पाया, हैरी ने कहा। उनके पीछे का प्राणी उछलता कराहता रहा, लेकिन हैरी और डंबलडोर अब तक की सबसे लंबी खामोशी में बैठे रहे। इसी दौरान धीमी गिरती बर्फ की तरह हैरी को एहसास होने लगा कि अब आगे क्या होगा। मुझे वापस जाना होगा, है ना? ये तुम पर है, मेरे पास विकल्प है। ओह हाँ, तुम कहते हो ना कि हम किंग्स क्रॉस स्टेशन में हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर तुम वापस ना लौटने का फैसला करो तो तुम ट्रेन में बैठ सकते हो। और ये मुझे कहाँ ले जाएगी? आगे। वोल्डेमॉर्ट के पास अजय छड़ी है। सही कहा, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं लौट कर जाऊँ। मैं सोचता हूँ कि अगर तुम लौट कर जाने के चुनाव करते हो तो इस बात की संभावना है कि वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं इस बात का वादा नहीं कर सकता, लेकिन हैरी, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुमसे ज़्यादा डर उसे होगा। हैरी ने एक बार फिर उस अजीब चीज़ की तरफ देखा जो दूर की कुर्सी के नीचे की छाया में कांप और कराह रही थी। मरे हुए लोगों पर दया मत दिखाओ हैरी, जीवित लोगों पर दया दिखाओ, और सबसे बड़ी बात, उन लोगों पर दया दिखाओ जो बिना प्रेम के जी रहे हैं। तुम लौट कर ये पक्का कर सकोगे कि कम लोग मरें, कम परिवार बिखरें। अगर तुम्हें ये लक्ष्य महत्वपूर्ण लगता है तो हाल फिलहाल हम विदा लेते हैं। हैरी ने आह भर कर सिर हिलाया। इस जगह को छोड़कर जाना उतना मुश्किल नहीं था जितना कि पहले जंगल में चलकर जाना था, लेकिन यहाँ पर गर्मी, रोशनी और शांति थी। वो जानता था वो दर्द और मौत के डर की ओर वापस लौट रहा है। वो उठकर खड़ा हुआ। डंबलडोर ने भी ऐसा ही किया। एक लंबे पल तक वो एक दूसरे को देखते रहे। मुझे आखिरी बात बताइए, क्या ये असली है या फिर मेरे दिमाग में? डंबलडोर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। उनकी आवाज़ हैरी के कानों में तेजी से आ रही थी। हालांकि चमकती धुंध एक बार फिर आ गई थी, जिससे उनकी आकृति अस्पष्ट हो गई थी। जाहिर है ये तुम्हारे दिमाग में हो रहा है,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये असली नहीं है।